का। सिर्फ किया है, उसको प्रैक्टिस नहीं किया। उसकी इक्वेशंस वगैरह सब करना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि ये आता ही है 4 मार्क्स का, तो इसमें 5 मार्क्स का मेन क्वेश्चन तो होता ही है। ठीक। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वैसे? एक प्रोग्रेशन क्या होता है या फिर एक सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, किसी भी नंबर्स को ना हमने लिखा इकट्ठे, और हमने उसके बेसिस पर किसी रूल के अकॉर्डिंगली लिखा। तो सबसे आसान है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 6, है ना? आप लॉजिक के हिसाब से चल रहे हो ना, कि पहले अगर 5 लिखे तो नेक्स्ट 6 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 7। तो जब भी हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं, कुछ चीजों को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल। ठीक है, नंबर्स के केस में हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स को हमने किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। मान लो मैंने लिखे हैं नंबर्स, मैंने लिखा 1 4 9 16 25। बता सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 36 कैसे? मैं क्या कर रही हूँ? नंबर्स को स्क्वायर कर रही हूँ। तो 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4। तो एज सून एज यू फिगर आउट द रूल, कि ये लॉजिक है, होता है ना, नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा हमारे पास? 36। यहाँ क्या आएगा? 49। यहाँ पर क्या आएगा? 64, सो ऑन, है ना? समझ में आ गया? तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, राइट? मान लो मैंने लिखा है 0 1 8 15, नहीं यहाँ पे 1 नहीं, 3। अब क्या कर रही हूँ? और अच्छा, वो भी चीज ठीक है, और स्क्वायर करके -1 कर रही। ठीक है, नंबर को स्क्वायर किया -1 कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे नंबर्स को सीक्वेंसेस में लेके आते हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे नंबर्स की लिस्ट को पैटर्न ऑब्जर्व करके हम सीक्वेंसेस में बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और बताती हूँ, देखते हैं उसमें समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें तो सिंपल सा एक सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक सीक्वेंस ऐसा होता है, मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 8, फिर लिखा 16, फिर लिखा 32। अब बताओ, डबल कर रही हूँ नंबर को, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रही हूँ, है ना? तो मैंने अब 32 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या आ जाएगा? 64। समझ में आ गया ना? वी ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द नंबर्स एंड वी ट्राई टू डिड्यूस द पैटर्न, और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो इन सब चीजों को बोलते हैं सीक्वेंस। अच्छा, जब मैंने पहली बार नहीं, मतलब जब कहीं किसी क्लास में ना किसी टीचर ने ऐसा करवाया था कि इफ वी आइडेंटिफाई द लॉजिक बिहाइंड सर्टन अल्फाबेट्स लेटर्स ऑल्सो, तो मान लो मैं आपको ये लिख कर देती हूँ, इसमें आप मुझे बताओ नेक्स्ट 3 लेटर्स क्या होंगे। देखो, बहुत सिंपल है। और ये किसी ना कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें लिखा था लाइट द नेक्स्ट 3 लेटर्स। ठीक है, एंड वाज वेरी सिंपल, बहुत इजी है। और फिर ओ से क्या हुआ? उसे ना ओ चला गया। तुम अगर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी करी हो, तो ये ओ कहाँ गया? अगर मैं क्लॉक लगाती हूँ, आई काउंटर लगा रही हूँ, टाइमर, आई काउंट फ्रॉम 1 to 10, देन ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10 तक आपको समझ में आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? 8 9 एंड 10। मैं क्या लिख रही हूँ? काउंटिंग का, अपने 1 to 10 जो हमारे पास डिजिट्स हैं, उनका न्यूमरल नेम, नेम का फर्स्ट लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई रूल नहीं होता किसी भी चीज को लिखने का, जिसने जो बना दिया उसके दिमाग में घुसकर हमें सीक्वेंस निकालना होता है। समझ में आ गया? आप कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे इसने कहा था कि नहीं, वी आर एडिंग 11, देन 13 ऐड होगा, फिर 15 ऐड होगा। तो जहां पर हम
जो लॉजिक है उसे क्वांटिफाई कर पाते हैं ना, नंबर्स कर पाते हैं, तो ऐसे वाले को हम बोल देते हैं प्रोग्रेशन। तो जो हमने स्टडी करना है ना, वो है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे सिंपल वाला हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर्स का अकरेंस जो है, नंबर्स का जो अकरेंस है वो किसी एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 1 3 5 7 9। क्या कर रही हूं इसमें मैं? 1 में 3 लाने के लिए मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 3 में 5 लाने के लिए क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 5 में 7 लाने के लिए 2 ऐड हुआ। 7 से 9 तक जाने के लिए फिर से 2 ऐड किया। तो हर बार 2 ऐड कर रही हूँ, है ना? राइट। अब मैं लिख रही हूं, मान लो आई एम राइटिंग 1 5 9 13 17। अब कितना ऐड कर रही हूं? 1 में कितना ऐड किया? 4 में कितना ऐड किया? 5 में कितना ऐड किया? 4। 9। 9 में कितना ऐड हुआ? 4। 13। 13 में कितना ऐड हुआ? 4। तो जिस भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में एक फिक्स्ड टर्म ऐड हो रही है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, दैट वी से इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? जहां पे डिफरेंस जो है वो हमेशा, दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? दैट वी से इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी के बारे में बात करेंगे अब हम। हमारा पूरा चैप्टर यही है, सबसे इजी चैप्टर है। दो फॉर्मूलाज है, गिनकर 2 या 3 इक्वेशंस खुद से फॉर्म करनी है, या तो टर्म के बारे में पूछेंगे या सम के बारे में पूछेंगे, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। इसमें केस स्टडी भी आती है। ठीक है, आपके 5 मार्क्स वाला या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स 1 मार्क्स सब तरह के क्वेश्चन जिसमें आते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो जैसे अब हमारी ये टर्म्स दी हुई है, तो जो सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है ना? तो मैं कह रही हूँ फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, या टर्म की बात कर रही हूँ तो मैं उसके नंबर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है यहाँ पर? 1। सेकंड पे कौन सा है? 3। फिर क्या आया? 5। अब ऐसे तो है नहीं ना, मैं 3 5 को ऐसे लिख दूंगी, नहीं, पहले मैं 5 लिखूं फिर 3 लिखूं। हमेशा एक ऑर्डर में होगा, एंड द ऑर्डर विल बी फिक्स्ड। सेकंड पे यही टर्म आएगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब या तो है नहीं, मैं यहाँ लिखूं, नहीं 13 लिख देती हूँ, 11 यहाँ लिख दूं, ऐसा हो सकता है? एपी नहीं रहेगा ना फिर ये। ठीक है, तो ऑर्डर फिक्स होता है, इसलिए टर्म्स की पोजिशन भी फिक्स होती है। सो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ फिफ्थ टर्म, तो मैं किसकी बात कर रही हूं? 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे जो टर्म आ रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे टर्म आ रही है उसको लिखते हैं ए, या फिर आप कभी कभी लिख देते हो A1। फर्स्ट प्लेस की टर्म को हम किसी सिंबल के साथ शो करते हैं, दैट इज ए, फर्स्ट टर्म। या तो ए लिख दो या लिख दो A1। ठीक है, और जो ये फिक्स डिफरेंस था, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप लोग के स्कूल्स चल रहे हैं कि छुट्टियां हैं सबको? छुट्टियां होगी, समर वेकेशंस, क्लासेस हैं स्कूल? कह दिया स्कूल ने लेनी है क्लासेस 7 जून तक। स्कूल गर्मी में जा रहे हो? हाँ, झगड़े का नहीं, पीछे क्योंकि नोटिस आया था सीबीएसई का कि ये क्लासेस नहीं ले सकते, बट मे बी 10th को एग्जेम्प्ट कर दिया। बोर्ड क्लासेस के ले सकते हैं। पढ़ लो बच्चों, मतलब पढ़ना जरूरी है ना? और डेट शीट का कुछ फाइनल हुआ? कुछ स्कूल में कहा है कि 17 Feb 26 से बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड्स ने लॉन्च की है, और ये पिछले साल से चल रही है कि 26 में एक तो डबल एग्जाम्स होंगे आप सबके। पता है ना, 2 एग्जाम्स, पता है कि नहीं? एक मार्च और फेब में हो जाएंगे खत्म, और इसके बाद मई में आप री अटेम्प्ट दे सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट यू हैव टू फिल इट इन सितंबर कि आपने री एग्जाम देना है कि नहीं देना। और अगर नहीं भी देते हो तो शायद कोई मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आपने फिल कर दिया और नहीं देते हो तो आई थिंक वो कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज बेस्ट ऑफ 2 ही लेना है। ठीक है, तो उसमें पेनल्टी कोई नहीं है कि आपने क्यों नहीं दिया। बट हाँ, कुछ है, सोचा है, सोचना शुरू कर दो ना कि रीअपियर होना है कि नहीं पढ़ना। उसका मतलब है अप्रैल में 11th नहीं पढ़ के 10th फिर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो, या फिर एक ही बार पढ़ लो। वरना वो बहुत लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, स्टडिंग नाउ इज बेटर देन लीविंग द एग्जामिनेशन रूम विशिंग यू हैड स्टडीड मोर। बाद का रिग्रेट छोड़ करके आए पढ़ ही लेते।
इससे अच्छा है अभी जो टाइम है उसमें पढ़ लो। तो ये चीजें सोचना शुरू कर दो और स्कूल से बात करो, क्योंकि बाद में सितंबर में फिल करना है नहीं करना, प्लस दोबारा देना है नहीं देना मुझे बता कर रखना, क्योंकि फिर आपके टेस्ट वगैरह अप्रैल में भी शेड्यूल करने होंगे उस हिसाब से। ठीक हो गया? तो डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट? ये लिखो, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। क्योंकि एपी का क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्टार्ट होगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। क्लियर हो गया? हमारी बुक की ना फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के बारे में है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ना इसी चीजों के बारे में है। आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एन एपी, अगर एपी है तो फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स। चैप्टर 5 निकालो भाई, सिंपल सा करते हैं पहले आज। एक तो गर्मी में बैठे हुए बच्चे है ना, इसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ। चलो, पेज नंबर 51 देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। इनको ही पढ़कर साथ में इनके सारे रूल समझ लेते हैं, है ना? क्योंकि मैं बोलती रहूंगी आप सुनते रहोगे, वैसे भी गर्मी है, बैठो फिर से चला कर देखिए, इसी कहीं बंद तो नहीं हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पेज 51 अपनी एनसीईआरटी बुक का देखो क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, कंसेक्टिव नंबर्स लिखे हैं, ये भी एपी होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1। ठीक है, और उसके बाद है 170, 40, 10। ये तो सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले में तो, कि विच ऑल आर कंसिडर्ड एज एपी। ठीक है ना, क्या क्या सीक्वेंसेस हमारे रियल लाइफ में जो पैटर्न्स हैं जो एपी फॉलो करते हैं, ये सब हम बाद में करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में। सबसे पहले तो समझना है एपी होता क्या है। ठीक है, सो एपी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, दिस इज एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वाली टर्म को छोटी वाली टर्म से माइनस करना है, मतलब एवरी सक्सेसिव टर्म माइनस करेंगे प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर हो गया इतना? राइट? अब जैसे हमने सीक्वेंस लिखा है 100 70 40 10, कुछ बेसिक चीजें देखो इसमें। हमने लिखा था 100 70 40 10। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा पता है? -2। समझ में आ गया ना? फिर क्या आएगा? माइनस। 100 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, 70 क्या होगी सेकेंड टर्म, उसको कैसे शो करेंगे? A2। 40 क्या होगी? A3 थर्ड टर्म। 10 क्या होगा? A4 फोर्थ टर्म। 20 विल -20 विल बी फिफ्थ टर्म, -50 इज सिक्स टर्म, सो ऑन चलती जा रही है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, दो इकट्ठी वाली टर्म्स लेनी है, और बड़ी वाली टर्म मतलब जो हायर पोजीशन पर है A2 -A1 करना है। कॉमन डिफरेंस A2 -A1, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस 70 -100 किया तो कितना आया? कितना आया? -30। तो लिख लो, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। ठीक है ना? अब इसका फायदा क्या होगा? समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा है एपी इज इंक्रीजिंग 1, आपका कॉमन डिफरेंस प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, तो अपने माइनस वाले को क्या करना होगा? रिजेक्ट। बात समझ में आ गया? आपको कहा जाता है नहीं जी, कॉमन डिफरेंस के लिए दो वैल्यूज आ गई, प्लस भी है माइनस भी है, तो आप माइनस वाले को रिजेक्ट कर दोगे। नेगेटिव का मतलब है इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, और जीरो का मतलब है कांस्टेंट एपी। राइट? जैसे कि एक सेम नंबर को बार बार लिखी जाऊं, एपी बन रही है, लेकिन इनमें सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? जीरो।
सो दिस इज अ कांस्टेंट एपी। अब ये वाली हमारी क्या थी, डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। तो एपी प्लस माइनस जीरो तीनों हो सकता है। ये असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि ये एपी है और एपी की डेफिनेशन दे दी है, टर्म बता दिया ऐसे होती है, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर 2 2 2 3.1 3.1 3.1 लिखा हुआ है, दिस इज एन एपी। तो असर्शन हमारी ट्रू हो जाएगी उस केस में। इतना क्लियर हो गया। टर्म हो गया। उसके बाद है, देखो उसमें लिखा हुआ है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, दैट फिक्स नंबर इज द कॉमन डिफरेंस एंड दैट कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है। हम आइडेंटिफाई करते हैं टर्म्स को A1 A2 A3। तो जो सबसे लास्ट में इसकी टर्म आएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं nth टर्म। ए एन का मतलब है n इज द पोजिशन ऑफ द टर्म। तो अगर मैं आपको बोलूंगी ना इसमें 10th टर्म निकालो, तो मैं आपको लिख दूंगी फाइंड A10। क्लियर हो गया। प्रोग्रेशंस में ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो प्रोग्रेशन बन जाती है, तो देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म। ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्वायर्स लिख दिए, अब मैं कह रही हूँ 100th प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी, तो आप बताओगे 100 वाला नंबर कौन सा है, उसका स्क्वायर कर दिया। मैंने क्यूब्स लिखे, मैंने कहा 50th बताओ, तो आपको पता है 50 का क्यूब करना है मुझे। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 100 70 40 -20 माइनस में, मैं कहती हूँ चलो ये तो तुमने बता दिया, नेक्स्ट टर्म क्या है, मुझे बताओ कि इसकी 100th प्लेस पे या 98th प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है। तो आपके पास एक रूल होगा, एक फॉर्मूला होगा, जिसके बेसिस पर आप किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन की टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड A N। ए और उसके यहां पर सबस्क्रिप्ट में एन लिख देते हैं, दैट इज द nth टर्म। ठीक है। इसको nth टर्म भी बोल देते हैं या जनरल टर्म भी बोल देते हैं। जनरल का मतलब है कि an का मतलब मैं किसी भी टर्म के बारे में बात कर रही हूं, मैं A1 A2 A3 किसी के बारे में भी बात कर रही हूँ। n की वैल्यू 1 से लेकर जहां मर्जी तक चल सकती है। ठीक है। फिर मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, जैसे मैंने नंबर लिखा, मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3। मैंने इतने नंबर्स लिखे। कितने नंबर्स लिखे मैंने, 7, है ना, काउंट कर लिया। इसके बाद मैंने कॉमा डाल के अगर ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब है सेम, द प्रोसेस कंटिन्यूस, द सीक्वेंस, द प्रोग्रेशन इज कंटिन्यूइंग। ठीक है। तो जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी। काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स को, 100 टर्म्स है, 50 टर्म्स है, 200 टर्म्स है, 1000 टर्म्स है, जहां फिक्स हो गया वो है फाइनाइट। अब मैं लिख रही हूं नहीं जी आ जाओ, लिखा चलते जाओ, कॉमा लगा के जहां ये 3 डॉट्स लगा दिए, रिपीटिंग मतलब चलते जाओ, इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। ठीक है। इनफाइनाइट एपीज में लास्ट टर्म नहीं होती, फाइनाइट में लास्ट टर्म होती है, लेकिन जनरल टर्म सब में होती। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 54, एग्जाम्पल 1, जिसमें लिखा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 फॉर द एपी। बता दिया कि ये एपी है क्योंकि लिखा है फॉर द एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जरूरी पता क्यों है, ये 1 मार्क में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब फर्स्ट टर्म दी होगी, लास्ट की 2 टर्म्स और बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है जो हमने करने हैं। पहले तो बताओ, उसने लिख दिया कि फॉर दिस एपी, मतलब पता है कि ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू 3/2, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 1/2 -3/2 कितना हो जाएगा, माइनस। समझ में आ गया। फॉर दिस सीक्वेंस, फॉर दिस एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल 2 ना 1 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी,
एंड इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसने लिखा है 4, 10, 16, 22। क्या एपी बन रहा है? यस। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? बताओ डिफरेंस कितना है इसमें? 6। तो नेक्स्ट क्या होगी? 28। फिर क्या होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1, -1, -3, -5। क्या एपी फॉर्म हो रही है? इसको इसमें से माइनस कर। -1, -1, -2। यहां से इसको माइनस करोगे, -3, -1, फिर से आ गया -2। तो हर बार -2 करके नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो यस दिस इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस इज -2, तो यहाँ क्या आएगा? -7, -8, -9। नेक्स्ट -9, -11। ठीक है, नेक्स्ट लिखो -2, 2, -2, 2, -2। इज दिस एन एपी? पैटर्न है नंबर्स का, पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस एपी है? अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूं, पहले लिखा -2, फिर लिखा 2, फिर लिखा -2, फिर लिखा 2, तो क्या ये एपी फॉर्म हो रही है? नहीं। ठीक है, कि आपका रीजन क्या होगा? अगर 1 मार्क में आ गया जस्टिफाई योर आंसर, तो आप क्या करोगे? आप 2 माइनस ऑफ -2 लिखोगे विच इज 4, फिर -2 लिखोगे विच इज -4। as the common difference is not the same, therefore this is not an AP। और इसके बाद हमारे पास है 3 बार 1 लिखा, फिर हमने 3 बार 2 लिखा, और फिर 3 बार 3 लिखा, एंड सो ऑन। इज दिस एन एपी? ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 5.1। Which of the following list of numbers make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer is ₹15 for the first kilometer, ₹8 for each additional kilometer। पहली बार के लिए 15 रुपए है, हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितना देना है? 15। 2 किलोमीटर्स के लिए कितना देना है? 15 + 8 विच इज 23। थर्ड किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर्स के लिए कितना देना है? 23 + 8 31। 4 किलोमीटर्स के लिए कितना देना है? 39। तो क्या ये जो सीक्वेंस है ये एपी बन रहा है? यस दिस इज एन एपी। देखो, यस दिस इज एन एपी। ऐसे ही सेकेंड, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब मान लो 1/4 का है ना, किसी सिलेंडर में 200 क्यूबिक मीटर्स तक एयर। ठीक है, जो उसका वैक्यूम पंप है ना 1/4 रिमूव कर रहा है। एक बार में 1/4 मतलब हल्का सा आपने पंप ओपन किया, 1/4 होगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो पहली बार 1/4 रिमूव हो गया, कितना बच गया फिर? 1/4 का मतलब कितना रिमूव हुआ? 200 का 1/4 50 रिमूव हो गया ना। कितना रह जाएगा? 50 रिमूव हो गया, तो कितना रह गया? 150। अब उसने कहा है फिर से आपने पंप को ओपन किया, मतलब एक प्रेस किया, जैसे कि हमारी परफ्यूम बॉटल्स होती है, एक पंप हम करते हैं ना, तो हमने एक पंप प्रेस किया, तो उसने 1/4 रिमूव कर दिया। ठीक है, अब 1/4 फिर से रिमूव हुआ, तो किसका रिमूव हुआ? 150, क्योंकि रिमेनिंग लिखा हुआ। अगर रिमेनिंग ना लिखते तो हम 200 का ही 1/4 करते। दोनों में फर्क है, रिमेनिंग लिखा है तो हमने 150 का 1/4 माइनस करना है। तो कहना है राइट 150 का 3/4 रह गया होगा। चलो 1/4 निकालो 150 का, करो। 75 का हाफ कितना होगा? 37.5। 37.5 यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 112.5। ठीक है,
तो अब आपके पास एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर कितनी होगी, 112.5। अब इसका भी 1/4 रिमूव करना है। तो यहां पर आपने 50 रिमूव किया, 150 आ गया। यहाँ पे 37.5 रिमूव किया, 112 आ गया। अब 112 का 1/4 लोगे, 0.5, कितना हो जाएगा? 33, 33, 38, नहीं, 20, 1/4 कर रहे हो, 2 आ जाएगा। फिर 32, 28.125, इसको करोगे ना? हाँ, 125, इतना रिमूव हो गया ना। अब ये माइनस करोगे, -28.125, यहाँ आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है, क्या ये एपी बनेगा? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस कम होता जा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या है ना। हम ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। मान लो असर्शन रीजनिंग में ये स्टेटमेंट देती, तो यहाँ पे रिमेनिंग हटा दिया उन्होंने। आपने पढ़ा हुआ नहीं, नहीं, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था, वो सेकंड लाइन थी एनसीईआरटी की, वहां तो एपी बन नहीं रही थी। समझ में आ गया? अगर ये रिमेनिंग ना लिखो, कि जब भी पंप करोगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम विल गो आउट। परफ्यूम का 1 स्प्रे, पूरी वॉल्यूम अगर 200 ml की बॉटल है तो इसका 1/4 चला जाएगा, या 1/8 या 1% उतना खाली हो जाएगा। ठीक है? तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब है 1/4 ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ? 150। 50 हो गया, सॉरी, 1/4 ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया? 50। तो पहली बार माइनस हुआ तो कितना आया? 150। दूसरा पंप किया तब भी कितना होगा? 50 माइनस होगा, कितना रह गया? 100। तीसरा पंप किया, क्योंकि रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ, कितना वॉल्यूम है, जितना बॉटल का वॉल्यूम है उतना ही 1/4 रिमूव हो रहा है हर बार। तो तीसरा पंप किया, फिर से 50 माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा? 50। क्लियर हो गया? तो दिस विल बी एन, बात समझ में आई? रिमेनिंग वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये जरूरी है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में कभी कहीं ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन कहीं दिखता है तो यू कैन फाइंड। समझ में आ गई बात है? ऐसे ही, चलो पढ़ो। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में कोई फर्क है? एक वेल डिग कर रहे हो, कहते नहीं, अगर आपने 1 मीटर वेल डिग करना है तो मुझे 150 देना। अगर 2 मीटर्स का वेल डिग करना है तो 150 प्लस 50। 3 मीटर्स डिग करना है तो 150 प्लस 50 प्लस 50। तो मतलब पहले ही मीटर के लिए 150, 2 मीटर्स के लिए 200, 3 मीटर्स के लिए 250, फोर्थ मीटर के लिए 150, 50 इसमें और ऐड कर दो, 300। दिस इज एन एपी। यस। अब एपी पता क्या है? आपने ये सारी टर्म्स खुद बनानी है, उसने आपको सिर्फ रूल दे दिया, आपने टर्म्स खुद बनानी है। इनकी इक्वेशंस अगर कुछ होगी कि इसकी 100th टर्म निकालो, कौन सी वाली टर्म में ऐसी, अगर मैं, मुझे, मेरे पास बजट है 1000 रुपीज का, तो मैं कितने मीटर्स का वेल्डिंग करवा सकती हूँ? बात समझ में आई? कि 1000 में अगर मैं 1000 रुपीज पे करना चाहती हूँ तो हाउ मेनी मीटर शुड आई से, कितने मीटर्स डिग करूँ? बात समझ में आई? तो उसमें इक्वेशन आपने खुद फॉर्म करनी है। एपी इसलिए मुश्किल है क्योंकि इक्वेशंस हम खुद फॉर्म करते हैं, जैसे हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। बट वंस यू फिगर आउट द रूल, तो ये एपी सबसे इजी टॉपिक हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, अमाउंट ऑफ मनी। अब ये भी दो चीजें आएंगी। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, पढ़ा हुआ है ये कभी? कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर क्या होता है? एक होता है कंपाउंड और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना? सिंपल मतलब सीधी सी बात है, जितनी मनी है उस पर, जितना आपने डिपॉजिट करवाया उस पर हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे मनी डिपॉजिट की है तो 10,000, 8%, इंटरेस्ट कितना होगा? 800। ठीक है? फिर सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, 8% फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 800 अगेन। तो 2 सालों में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना होगा? 1600। समझ में आ गया? देन 10,000 अगेन सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 2400। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज फॉर्म एन एपी। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज फॉर्म्स एन एपी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अच्छा, कंपाउंड में,
हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट का ना एक सिंगल डेफिनेशन होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 10,000 करवाया, एक साल में आपकी अमाउंट मनी कितनी आ गई? 10,800। अब आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 10,800, इसका 8% आपको मिलेगा। तो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा ना 10,800 में, दैट विल बी 864। ये तीसरे साल का इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल। समझ में आ गया? तो आपको 600 किस पे मिला है? 864 किस पे मिला है? 800। अब जो नेक्स्ट ईयर इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 11664। तो फोर्थ ईयर में इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ गया? सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म एन। समझ में आ गई बात? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसलिए करवा रही हूँ ये सारी चीजें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एपी समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट फिर सारी कैलकुलेशंस खुद कर लोगे। तो पहले मैं देखो लिखा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। फटाफट से फर्स्ट ए पार्ट में फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 10। 10 लिखोगे, फिर 20, 30, 40। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज -2, कॉमन डिफरेंस इज 0। क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म -2, फिर -2, -2, -2। ए इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -3। लिखो, गर्मी तभी जाएगी ये। क्या क्या होगा? पहले लिखोगे 4, -3 एज +1, फिर -3 करोगे तो -2, फिर -3 करोगे तो -5। ये बहुत बेसिक गलती है जो कभी कभी कैलकुलेशंस में हो जाती है, इसे लिख लो। फिर हमारे पास आता है -1, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ए इज -1, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। क्या करना होगा इसमें? -1, अच्छा 1/2 को ना 0.5 मान लो, फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। -1 + 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 नहीं, -0.5। -0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 0। एपी में ना मैं यूजुअली आपको कहती हूँ फ्रैक्शंस में काम करो, डेसिमल्स में ना करो, पर एपी में ना 1/2 को या 3/2 को 1.5 देखना, उससे प्लस माइनस करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है। फिर अब इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। A is equal to -1.25, common difference is -0.25। ठीक हो गया? तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई? -1.25। नेक्स्ट क्या होगी? -0.25 ऐड करो, -1.5। फिर क्या होगी? -1.75। फिर क्या होगी? माइनस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन के ना कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले सारे करवाऊंगी। थर्ड खुद कर सकते हो। फॉर द फॉलोइंग टर्म राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कर लोगे खुद से? चलो फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है? 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है? नहीं। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। इसमें कितना है? 4 का। इसमें कितना है? ठीक है, ये एपी नहीं है। 11th में पढ़ोगे कौन से सीक्वेंस होते हैं ये। ठीक है। ये एपी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है, अब है हमारे पास 2, 5/2, 3, 7। ठीक है। हाँ जी, एपी है। 5/2 को ना फ्रैक्शन का है ना, डेसिमल में लिखो, क्या आ जाएगा? 5/2 विल बी 2 पॉइंट, फिर है 3,
7/2 विल बी, अब बताओ एपी है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 0.5। पर यूजुअली क्या होता है कि जब इसकी नेक्स्ट भी टर्म मानी जाएगी तो आप फ्रैक्शंस में ही लिख कर आओगे उसको। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे इसमें? बेसिकली क्या कर रहे हो, 2 को लिख रहे हो 4/2, फिर 5/2, फिर 6/2, फिर 7/2। तो नेक्स्ट क्या होगी? 8/2, 9/2, 10/2, सो ऑन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। इज दिस एन एपी? यस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? -2। नेक्स्ट वाली टर्म बताओ भाई। -9.2, 11 एंड देन 13। अब नेक्स्ट है हमारे पास -10, -6, -2, 2, सो ऑन। एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? +4। -6 से -10 माइनस किया तो +4 है। इंक्रीजिंग एपी है। एपी तो है ना, जैसे यहां पर करोगे 2 माइनस ऑफ -2 तो ये भी 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 40। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में पता क्या आता है आपको, ये एमसीक्यू में ना ये लिख दिया, इसमें कहा जाएगा फॉर द फॉलोइंग एपी द कॉमन डिफरेंस इज, द नेक्स्ट टर्म इज, द फिफ्थ टर्म इज। ठीक है, 3, 3 + √2। पहले तो ये बताओ क्या ये एपी है? मानोगे इसको एपी? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? सॉरी, इसको माइनस करोगे, 3 + 2√2 -3 + √2 ब्रैकेट्स में, 3 + 2√2 -3 -√2, तो कितना आ गया? ठीक है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है? क्लियर हो गया सब? नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चे बताओ? 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ठीक है, मैं ना आपसे पूछ रही हूँ इसमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, पर मैंने आपको ऑप्शन में ना ABCD ऑप्शंस में ना कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 3 + 2√5, 8√2 कर दिया। ठीक है, और या फिर मैं लिख दूं 3 + √50, या फिर मैं लिख दूं 3 + √32। फिफ्थ टर्म की बात हो रही है, थोड़ी नाइन्थ को साथ में कंबाइन करना है। चारों में से क्या ऑप्शन मार्क करोगे? 32 कैसे? मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रही हूँ। फिफ्थ टर्म क्या है? सर्कल भी कर दिया उसको, इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, 3 भी टर्म है, ओके। चलो इस वाली, चलो आ जाओ। अगर 3 भी एक टर्म है उसके हिसाब से ऑब्वियसली इफ आई आस्क फॉर फिफ्थ टर्म, चलो 3 + 5। हाँ जी, 3 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? बी पार्ट। ठीक है ना? अब ये बात समझ में आती है, यहां तो लिखा है 3 + 4√2, लेकिन 4√2 को आई कैन राइट √32 एज वेल, पता है ना ये? 4 स्क्वायर रूट में अंदर जाके 4 स्क्वायर ले लेगा। समझ में आएगा ना वैल्यू? जैसे ये 5 स्क्वायर रूट में अंदर जाके कौन सी वैल्यू लेगा? 5 स्क्वायर। तो जब हम ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ट्रिकी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारे पास पेपर में आ सकती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 0.2, 0.22, 0.8, 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
इज दिस एन एपी? पता नहीं। दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब आ जाओ, 0, -4, -8, -12, क्या ये एपी है? यस। बाकी के तीन टर्म्स निकाल लोगे। -1/2, -1/2, -1/2। यस। कांस्टेंट एपी, ठीक है। अब आओ, इसके बाद है 13927, नाइन्थ पार्ट। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आया भी हुआ है। 13927, इज दिस एन एपी? नो। देखो ना, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 6 का बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमारे पास है A, 2A, 3A, 4A, इज दिस एन एपी? यस। कॉमन डिफरेंस क्या है? A, ठीक है। फिर हमारे पास है A² A³ A⁴, इज दिस एन एपी? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एपी नहीं है। एपी मींस एडिशन चाहिए हमें, ठीक है। देन √2, √8, √18, √32। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये बताना है एपी है या नहीं, तो इसको हम ऑन द फेस ऑफ इट बोलेंगे कि कुछ सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इसमें? इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनको अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे √2 है, ये तो √2 है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2, सबको पता है ना ये चीज, नाइन्थ में की हुई है हमने, आती है ना सबको, है ना। 2√2। 18 को क्या लिखोगे? 18 इज 2 × 3 × 3, तो इट इज 3√2। 32 क्या होता है? 16 2 तो ये 4√2 हो गया। अब बताओ ये एपी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करना। क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगी। एपी है कि नहीं है? है ना। अब इसकी अगर नेक्स्ट टर्म पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे? क्या लिखोगे? 5√2। फिर क्या लिखोगे? 6√2। फिर क्या लिखोगे? बट इसमें मत लिख कर आना, नंबर कटने के चांसेस है। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखना है। तो 5√2 को क्या लिख दोगे? √50। 5² हो गया। 6² मतलब 36, × 2 √72। ये लिख कर आना, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है ना, उसी फॉर्मेट में हमें आंसर देना है, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशंस करके बताया एपी है कि नहीं। तो यहां पर हमें √98 ही लिखना है। क्लियर होगी बात? एमसीक्यू में नहीं होगा कि 7√2 और √98 इकट्ठा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस स्टडी में आता है ना, द नेक्स्ट टर्म, सो प्रेफर राइटिंग √98। कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में ना, जो हमारे आंसर्स भी √98 दिया हुआ है, किसी ने 7√2 नहीं दिया हुआ। बात समझ में आ गई? पता क्या होता है कि लास्ट में कोई टीचर बैठा, देखो, रिवैल्यूएशन 98 99 पे नहीं करते हो। बात समझ में आई ना। रिवैल्यूएशन या हद से हद इस बार क्या है, पीडीएफ मंगवा के वो चेक कर सकते हो, तब आप एक क्वेरी रेज कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन एक पर्सनली, जैसे आज अभी भी कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी चेकिंग हुई थी, सीबीएसई जो टीचर्स है उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने किसी एजेंसी को दे दिया, उसने चेकिंग करवाई। दैट इज व्हाट हैज बीन लाइक र्यूमर्ड, या जो भी बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैं बैठी हूँ, किसने √7 √2 लिखा तो आई गिव नंबर, पर किसी ने कहा नहीं नहीं, हमें √98 पे नंबर देने हैं, है ना। वो एक या आधा नंबर कट जाता है। बात समझ में आई? तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम ना सेफ प्ले करते हैं कि √98 लिखो। जो उसका मार्कशीट आया होगा, मार्किंग स्कीम आया होगा, या फिर कोई टीचर बैठा हुआ है √98 पे, तो दे विल नॉट क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास आता है, आ जाओ, √3, √6, √9, √12, एपी है? √3, √6, √9, √12, इज दिस एन एपी? नो। फिर हमारे पास है 1² 3² 5², 7², इज दिस एन एपी? नो। स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के साथ ना 15th पार्ट देखो, 1² 5², 7², फिर लिख दिया 73। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इज दिस एन एपी? देखो, चेक करो।
और 73, क्या ये एपी है? यस। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो नहीं है, लेकिन 7 स्क्वायर के बाद उसने 3 स्क्वायर दे दिया तो 73 दे दिया। तो 1, 25, 49, 73, इनमें डिफरेंस कितना है? 24। यहाँ भी कितना है? 24। यहाँ भी कितना है? 24। तो जब आप ऐड करोगे 24 तो नेक्स्ट क्या आएगा? 97। ठीक है। और मान लो कभी ऐसे ऐड करते हुए कोई स्क्वायर नंबर आ गया तो स्क्वायर में ही लिखना है। ठीक है। 24 ऐड किया, फिर क्या आएगा? नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालो, चलो ऐड करो 24। 130, 121। ठीक है, तो 121 को क्या लिख देंगे? 11। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद आप फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा? 145। राइट। अब इसमें कुछ सीक्वेंसेस है, लिख लो, आपके ना एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं और पेपर में आ भी जाते हैं। हम्म, 2-3 क्वेश्चन आता है। अब ऐसे लिखा हुआ है A+B, A+1 + B, A+1 + B+1। ये तीन टर्म्स देके कहा है, इज दिस एन एपी? इफ यस, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। और जो आंसर दिया हुआ है ना, वो इसी फॉर्मेट में जैसे लिखे हुए ना टर्म्स, ऐसे ही दिया हुआ। समझ में आया? हाँ जी, बताओ एपी है। अपने लिए हम कैलकुलेशन सोच सकते हैं कि देखो ये तो क्या बना? A+B। इसमें क्या हुआ? A+B+1। इसमें क्या हुआ? A+B+2। तो फर्स्ट टर्म क्या है? A+B। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 + 1। समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? A+B+3। फिर क्या होगी? A+B+4। फिर क्या होगी? A+B+5। लेकिन जो हमें आंसर लिखना है ना, जो पीछे भी आंसर की में लिखा हुआ है, देखो अब कैसे लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, कि जब A+B+3 करना है तो पहले B में भी 1 ऐड हो गया, A+2 होगा, फिर B+1। बात समझ में आई? पहले ए में 1 ऐड हो रहा है, फिर बी में 1 ऐड हो रहा है, तो A+4 में, A+B+4 में क्या होगा? A+2 + B+2। तो A+5 में लिखो क्या होगा? A+3 + B+। मैं यहां कह रही हूँ कि यहाँ पंगे हो सकते हैं कि नहीं, सेम फॉर्मेट में ही आंसर लिखना है। एंड व्हाट हैपेंड इज, मैंने ऐसे ही करवाया था A+B+4। मैंने बाई चांस एक बार ऐसे आंसर चेक किया, आंसर की जस्ट देखा, तो उन्होंने फॉर्मेट ये लिखा हुआ है कि A+3 + B+2। बात समझ में आई? तो सिर्फ इतना कहा कि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो। आपने समझ लिया, उसके बाद ऑर्डर वही लिख। राइट। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, ए। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है A, 2A+1, 3A+2, 4A+3, सो ऑन। इज दिस एन एपी? माइनस किया था कुछ नहीं। 2A+1 -A कर। हाँ, A+1 आ गया। इसमें 3A+2 -2A+1 किया, तो फिर से A+1 आ गया। दिख रहा है ना? यहाँ पे 3A+2 लिख दो, माइनस करो, फिर से क्या आएगा? A+1। दिस इज एन एपी। 5A+4, 6A+5, 7A+6। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो, 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n। इज दिस एन एपी? यस और नो? एपी है। 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n, एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 - 4/n, 4 - 5/n, 4 - 6/n। ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है, लिखो A - B/A+B। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है सारे। 3A - 2B/A+B, 5A - 3B/A+B। मान लो MCQ में ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कहा जाएगा फाइंड द कॉमन डिफरेंस।
क्या होगा कॉमन डिफरेंस? फिर से ए प्लस बी खत्म नहीं हुआ है। ऑप्शंस में क्या मार्क करोगे? मैं ऑप्शन बताऊंगी ना तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, पर ये सोच। हाँ, ये किया ए प्लस बी, तुम इनको माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब तू अगर इसमें 2a - b ऐड करेगा, हाँ वो बोलना जरूरी है, बोलोगे तभी दिमाग में आएगा, वरना मेरी तरह ना क्वेश्चन गलत कर दोगे। जिसने सीक्वेंसेस में टर्म, मैं मतलब बोलती जाती हूँ नहीं नहीं हमने तो ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना होता है, और मैंने सम ऑफ रूट्स जो है ना, सम ऑफ जीरोस, वहां ऑप्शन में फटाफट से गलत मार्क किया। वो मेरे जैसा हाल हो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में हम, ठीक है ना। वो एक नंबर नहीं गंवाना है, मैं वही कह रही हूँ। तो आप आंसर क्या लिखोगे? 2a - b/a + b, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी 2a - b/a + b। इतना क्लियर हो गया? चलो जाओ।